हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज DSSB TGT का नोटिफिकेशन आ गया है और अच्छा खासा जो है बहुत अच्छी उसमें सीट्स आई हैं। हालांकि बॉयज़ के लिए सीट्स ज़्यादा आई हैं और में बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई हैं। तो जो है डिस्कस करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उसकी शुरुआत एक अच्छे से मैसेज के साथ करते हैं। आज एक स्टूडेंट ने मैसेज मुझे भेजा है और उस मैसेज को मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द मैसेज इज, आपको दिख भी रहा होगा। हेलो गुड इवनिंग मैम, आई वांट टू टेल यू दैट आई गॉट सिलेक्टेड इन मेरिट लिस्ट ऑफ MP TGT grade 2nd mains exam and I am your student of UP TGT. So what you taught us of UP TGT, that guidance and mentorship helped me a lot in this exam also. Your teaching of grammar also helped me a lot. I am so grateful to you and want to say thank you so much from the bottom of my heart. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. I never miss your YouTube classes and they all are the best. Keep going ahead. We all love you. ये मेरी पेड बैच की स्टूडेंट है UP TGT की। अब UP TGT का एग्ज़ाम तो आप सभी को पता अभी तक हुआ ही नहीं 2022 का। ये तभी की स्टूडेंट है, मेरी वीडियो बैच की है। लेकिन बात ये होती है कि इस मैसेज को दिखाने का किसी के को कि जले पे नमक छिड़कने का या वो नहीं है। एक ये है कि भाई जब स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, और जब वो लोग अपना मैसेज जो होता है वो यूट्यूब पर देखते हैं तो दे फील वेरी हैप्पी। उनको लगता है कि हाँ वी हैव बीन अप्रिशिएटेड। और वो चीज़ जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर देखो, पढ़ाते तो हम सभी लोगों को है और कभी एग्ज़ाम नहीं होता कभी कुछ है, लेकिन जब सिलेक्ट होते हैं और इस तरीके के मैसेजेस आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। जो नहीं सिलेक्ट होते हैं उनके दुख भी उतना ही होता है, लेकिन जो सिलेक्ट होते हैं खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस ये आपको मैसेज दिखाना था एक। उसके बाद आज DSSB TGT का चलिए नोटिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो DSSB की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है और आप लोगों को मैं यहाँ पर DSSB के नोटिफिकेशन के बारे में बता दूँ कि ये 9 तारीख से 9 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा 12 बजे के बाद, और 7 नवंबर को विंडो क्लोज हो जाएगी फॉर्म भरने की। तो बात करते हैं TGT इंग्लिश मेल में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं 869। टोटल सीट्स जो लड़कों के लिए हैं बॉयज़ के लिए हैं 869 हैं, और TGT फीमेल के लिए हैं 104। 869 एंड 104। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है मगर कम भी नहीं है। तो बात यह है कि इस बार इन्होंने एज क्राइटेरिया बॉयज़ के लिए तो पहले से ही था। अब की बार वो मैंने पिछली बार भी ये बताया था कि वो लास्ट वैकेंसी है जिसमें 40 एज है। और अब जो है देखो DSSB का बिल्कुल सही है, अभी एग्ज़ाम हुआ है और उन्होंने दोबारा से निकाल भी दिया। अभी रिज़ल्ट आया नहीं है उनका। तो चलिए, ये तो था कि भाई कितनी सीट्स हैं। और उसके बाद अब हम लोग अगर बात करते हैं तो ये तो नोटिफिकेशन वाली बात हो गई है। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ और दिखाते हैं, एज लिमिट जो है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी कि दोनों के लिए ही, भले ही मेल कैटेगरी में हो या फीमेल कैटेगरी में हो। क्योंकि DSSB का फॉर्म जो होता है वो यही होता है कि बॉयज़ मेल कैटेगरी में डालते हैं और गर्ल्स या वुमेन जो हैं वो फीमेल कैटेगरी में डालते हैं। मगर इस बार जो है 30 ईयर्स ही है एज। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर्स, मतलब 5 साल की छूट गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिली हुई है। और ऑर्डर्स इशूड बाय, और एज रिलैक्सेशन जो है वो जो दिया गया है वो वही है कि SC का 5 ईयर्स है। पैरा 7 वाला देख ही लेती हूँ ना। और जो इन्होंने पहले क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो दिया गया है, TGT मैथमेटिक्स, शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, और इंग्लिश वाला देखना है मेरे को। देखिए ये है, ये इंग्लिश का ही है ये वाला। TGT इंग्लिश का है तो आप इसका क्वालिफिकेशन देख लीजिए। अ बैचलर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
मतलब कि आप बैचलर मतलब कंसर्न सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए आपके पास, बैचलर्स में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, या मास्टर्स डिग्री मतलब टीजीटी इंग्लिश के में यहाँ ये बहुत बढ़िया है कि अगर आपका उसमें नहीं है, तीनों साल में नहीं है, और तो आप अगर आपने एमए इंग्लिश करा हुआ है तो भी आप उसे भर सकते हैं, 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा और करके भी इन्होंने लिखा है 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीए बीएलएड या बीए बीएड जो होता है, बीएससी बीएड जो होता है, उसमें 3 साल आपकी इंग्लिश पढ़ी हुई होनी चाहिए। पहले इसमें थोड़ा चेंजेस करे गए हैं, तीनों साल इंग्लिश जो है कंपलसरी अब कर दिया जो है वो, मतलब फर्स्ट वाले में अगर तीनों साल आपके पास नहीं है मगर एमए करा हुआ है आपने तो भी आप टीजीटी इंग्लिश का फॉर्म भर सकते हैं। और नो सेपरेट बीएड एमएड इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ, और जो 4 साल वाला बीए बीएड वाला है ना उसमें अलग से बीएड करने की आवश्यकता आपकी नहीं है 4 साल में, लेकिन 3 साल आपको इंग्लिश पढ़ी हुई होनी चाहिए। सीटेट पास होना चाहिए आपका, टेट। और एक और चीज़ आपको बहुत ज़रूरी बात मैं बता दूं, जो दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं वही ओबीसी में, वही एससी में गिने जाएंगे, जिनके पास दिल्ली का डोमिसाइल है, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब दिल्ली में ही रहते हैं, वो रेजिडेंट ऑफ दिल्ली हैं, वही। अगर जैसे सीटेट में लोग ये मान लेते हैं कि भाई हमने सीटेट में जो है ओबीसी के ऊपर जो है हमारे इतने नंबर थे, भाई 90 मार्क्स होते हैं तो ओबीसी के कम होते हैं और एससी के कम होते हैं। आप एक चीज़ याद रखिएगा, यदि आप दिल्ली से बाहर के हैं तो आप दिल्ली में जनरल कंसिडर होंगे, तो आपका सीटेट का जो माना जाएगा, आप जनरल वाले मार्क्स आपके माने जाएंगे। यदि आप ओबीसी हैं मगर आप यूपी में ओबीसी हैं या एमपी में ओबीसी हैं, लेकिन तो आप दिल्ली में जब फॉर्म भर रहे हैं तो आप जनरल कंसिडर होंगे, तो आपके सीटेट के मार्क्स भी जनरल वाले ही, यानी कि 90 मार्क्स वाले ही, जो मतलब जितने होते हैं मुझे उसका उतने मार्क्स आपको चाहिए। आपका ओबीसी वाला या एससी वाला जो चीज़ है, और आप अगर दिल्ली के नहीं हैं तो वो सीटेट वाला आपके इसमें नहीं चलेगा। चाहे आप किससे भी पूछ लीजिएगा, ये वाली बात मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि दिल्ली में अदर स्टेट्स के लोग हैं वो जनरल कंसिडर होते हैं। ठीक है जी। और टीजीटी इंग्लिश के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ी हुई होनी चाहिए, चाहे वो आपका इलेक्टिव वाला हो, कोई सा भी हो, आपको 3 साल इंग्लिश पढ़ी हुई होनी चाहिए। द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द DSSB कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। कई बार ऐसा भी होता है कुछ उसमें नहीं होता है तो वो अलग बात है, लेकिन बेसिकली 50% का क्राइटेरिया, शायद ये 50% का क्राइटेरिया पिछली बार नहीं था ना, 50% का क्राइटेरिया है। और जो आपने अगर नहीं करा हुआ है, एमए करा हुआ है, तो 50% का क्राइटेरिया तो अब की बार है ही। अब ये मतलब अलग अलग चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो वो आप लोग देखिएगा। और जो इंटीग्रेटेड जिन्होंने कर रखा है वो भी बीए बीएड या बीएससी बीएड, तो 3 साल इंग्लिश पढ़ी हुई जरूर होनी चाहिए। तो भाई मैं तो अपने सब्जेक्ट का बता रही हूँ, और वही मैं बार बार आपको सीटेट का कह के चल रही हूँ, क्योंकि कई बार लोग ये गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का क्राइटेरिया वही है कि जो लोग फर्स्ट पेपर में वही आपका जो है कि जो आपका 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर, 100 मार्क्स का सेकंड पेपर। लेकिन एक चीज़ ये याद रखिएगा कि दोनों ही पेपर में आपको, भले ही आपको दोनों पेपर में नंबर अच्छे आने चाहिए, पहले लोग ये सोचते थे कि फर्स्ट पेपर में बहुत बढ़िया स्कोर कर लें, 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, जीएस है, रीजनिंग है और मैथ्स है, 5 सब्जेक्ट्स हैं, और उसमें सोचते ये हैं कि हम फर्स्ट पेपर में स्कोर कर लें, सेकंड में जो होगा। अब याद रखिएगा, अगर फर्स्ट पेपर आप लोग का फर्स्ट पेपर के नंबर से नहीं है, सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में जरूरी है भाई अच्छे नंबर आने चाहिए, लेकिन अगर आपके सेकंड पेपर में आपके नंबर कम है, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, तो ये नहीं होगा कि फर्स्ट पेपर के बेसिस पर और सेकंड पेपर मिला के, सेकंड पेपर में जो मार्क्स चाहिए वो जो है, सेकंड पेपर में 40% क्वालिफाइंग है, वो लिखा हुआ होगा कहीं पे, वो वाला दिखा रहे होंगे। नंबर दोनों के जुड़ेंगे। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। टीयर 1 का ये है आपका, ये देखिए, जनरल अवेयरनेस, जीएस है, जीके है, जीएस है, मैथ्स है, हिंदी है और आपका इंग्लिश है। 5 हो गए आपके, 20 मार्क्स ईच है, 100 क्वेश्चन है। एक सेक्शन को जब आप सबमिट करते हैं तो आप दूसरे सेक्शन पे जा पाते हैं।
ठीक है, इसके बाद ये इसमें एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी। ये सेकंड पेपर है, सेक्शन बी है ये। इसमें वही रहता है, 90 क्वेश्चन लिटरेचर के हैं और 10 क्वेश्चन पेडागोजी के हैं, जो इस बार आया था। अब एक चीज यहाँ पर कहाँ है, कहाँ, for all technical for all technical and teaching posts in one tier technical and teaching examination scheme, the mandatory minimum qualifying marks will be applicable only in domain subject specific। यानी कि देखो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ो। अगर इसमें यहाँ पर है, इसको मैं इसको अंडरलाइन भी कर देती हूँ। ये चीज़ जो है ना, यानी कि पहले जो होता था ना, वो फर्स्ट पेपर में माना जाता था कि यदि फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं करोगे तो सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा, जैसे नेट के एग्जाम में होता है। मगर अब की बार ये चीज़ नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि भाई फर्स्ट पेपर में भी पास होना जरूरी है, लेकिन अगर आप सेकंड पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं लाते हो तो आप भले ही फर्स्ट पेपर में आप 100 में से 100 नंबर ले आओ और आपके सेकंड पेपर में अगर आप 40% नहीं लाते हो, 40% का क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, तो आप उसमें से बाहर हो जाओगे। तो यहाँ कि ये है कि क्वालिफाइंग जो मिनिमम मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में है। यानी कि 100 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर है और 100 मार्क्स का आपका सेकंड पेपर है। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि 40 मार्क्स इसमें लाने मैंडेटरी हैं। अगर इसमें 40 मार्क्स नहीं लाओगे तो उसमें कितने भी ले आओगे तो मायने नहीं रखता। अगर आप उसमें कम भी लाते हो, यानी कि उसमें 50 लिया है, 60 लिया है और इसमें बहुत अच्छे लिया है, तो बहुत बढ़िया। अगर आप उसमें 70 भी 80 भी लिया है और इसमें तुम्हारे 30 आ गए तो तुम पास नहीं कर पाओगे। क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए तो तुम बाहर। आगे क्या लिखा देखो, इसमें लिखा हुआ है सेक्शन देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्वालिफाइंग मार्क्स है ही नहीं। यानी कि आपका पूरा का पूरा जो दारोमदार है ना पास होने का, वो सेकंड पेपर पे। फर्स्ट पेपर में ऑब्वियसली भाई दोनों को मिला के जो है वो आप मेरिट बनेगी। तो फर्स्ट पेपर में आप भाई बहुत लोगों का मैथ्स अच्छा नहीं होता है, जो भी है। कुछ लोगों का होता क्या है कि वो फर्स्ट पेपर की तैयारी इतनी बढ़िया करते रहते हैं, सेकंड पेपर पे ध्यान ही नहीं देते हैं, या फर्स्ट पेपर पे लगे रहते हैं, सेकंड पेपर पे पहुंच ही नहीं पाते। हमारे तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी काम करा है कि आता सब कुछ था। तो ये देखो इन वन टीयर इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से however combined marks of both section A and section B will be reckoned for preparing the final merit list। वही चीज मैंने आपको बताई है, मोटा मोटा बात ये बताई है। फर्स्ट पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, सेकंड पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, यानी कि 40% लाने जरूरी है। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो दोनों को मिला के बनेगी, यानी कि आपको दोनों ही पेपर में अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 है, यानी कि 4 क्वेश्चन पे 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू एग्जामिनेशन स्कीम एज मिनिमम क्वालिफाइंग जनरल के लिए 40% है, ओबीसी के लिए दिल्ली के देखो लिखा हुआ है, ओबीसी दिल्ली के ओबीसी के लिए 35 और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 30% है सेकंड पेपर में। एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन देख लीजिए एससी के लिए। भाई अदर जो दिल्ली से बाहर के हैं वो एससी में उसमें नहीं होंगे, जनरल में होते हैं। एससी के लिए 5 इयर्स है, मगर दिल्ली वाले का उसमें और ओबीसी का 3 इयर्स है। और ये फिजिकली हैंडीकेप्ड है उसका 10 इयर्स, 15 इयर्स, 13 इयर्स, इस तरीके से दिया हुआ है। और क्या है जी? The educational qualification, age, experience, and other eligibility conditions for the post shall be determined as on 7/11/2025। है
हाँ, मतलब लास्ट जो डेट जो 30 के होने के ना 7/11 है। अगर 6/11 भी है ना तो वो एलिजिबल नहीं है, ये आप लोग इसमें जरूर देखिएगा। हाँ, लाइन मुझे बता दो ना, मैं बता दूंगी। कहाँ? In case of 1 or 2 tier technical or 1 tier or 2 tier technical, candidates securing more marks in subject specific section is to be placed higher in merit. In case where the marks mentioned above are also equal, the candidate senior in age is to be placed higher in merit. मतलब लिखा हुआ यही है कि यदि अगर दो लोगों के नंबर सेम है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करते हो, ये तो पहले वाले में भी था, तो जिनके सब्जेक्ट स्पेसिफिक में नंबर ज़्यादा उनको, फर्स्ट पेपर में नहीं, सब्जेक्ट सेकंड पेपर में नंबर ज़्यादा उनको वरीयता दी जाएगी। और मार्क्स जो हैं वो अगर उसके अलावा भी तब भी सेम बैठते हैं तो जो जिनकी एज ज़्यादा होगी उनको वरीयता दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, और 9 तारीख से फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे, तो अब आप लोग उसको देख सकते हैं। और एज भैया 30 हो चुकी है, जनरल की तो 30 है। उसके बाद ओबीसी और उनको 5 साल 3 साल का, 5 साल का एससी को और 3 साल का ओबीसी को। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड को ज़्यादा मिली गई, मगर आप ये सीटेट वगैरह सब कुछ देख दाख के फॉर्म भरिएगा। उसके बाद अब आप लोगों को एक और चीज़ ये है कि भाई अब आप फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी करेंगे, तो तैयारी अच्छी जगह से करिए। जितना भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर ये बताने का, ये जो सब चीज़ बताई है, अभी इससे पहले जो पेपर हुआ इन्होंने सिलेबस सिलेबस तो वही रहेगा जो उन्होंने दिया था। अब उसमें क्या था, जो पेपर आया, पेपर में सारा उन्होंने जो दिया ना सिर्फ लिटरेचर दिया, उन्होंने ग्रामर पूछी ही नहीं। अब जो लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ही पढ़ रहे थे कि भाई 2021 में सिर्फ ग्रामर के ही आए थे, अब पता नहीं इसमें आएंगे नहीं आएंगे, वो ग्रामर काम आई है कहाँ, 20 क्वेश्चन में, और किसी में काम नहीं आई है। तो पेपर जो हुआ था वो पूरा का पूरा उसी, मतलब पेपर का लेवल जो है वो आप, उन्होंने सिर्फ लिटरेचर पे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर पे ही फोकस करा। 10 क्वेश्चन उन्होंने पेडागोजी के दिए हैं। तो भाई अब आप पढ़ रहे हो, वो डीयू का पूरा सिलेबस था, अब आप खुद पढ़ोगे कैसे करोगे वो आपके ऊपर है। मगर मैं अब आप लोगों को एक चीज़ है कि भाई अगर जो लोग इंग्लिश सूत्रा से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे जो हैं वो बैचेस हैं भाई, ये है DSSB TGT का है, इसमें लिटरेचर ही है केवल, और नोट्स हार्ड कॉपी में आपको मिलते हैं। इसके अलावा ये वाला है, इसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों है, इसमें भी नोट्स आपको सब मिलते हैं। अब एक चीज़ बहुत बढ़िया हमने इनके साथ करी है, हमारे जो है ना ये 25 प्रैक्टिस पेपर्स है, ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर्स है। बहुत इतने क्वेश्चंस जो हैं, मतलब आप ये मान के चलिए 100 में से 70-80 क्वेश्चंस तक मेरे करवाए हुए आए हैं। अब वो अभी रिजल्ट नहीं आया, नहीं तो वो अपने आप बोल देता रिजल्ट भी। लेकिन ये जो बैचेज़ हैं, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये वीडियो बैचेज़ हैं, आप अपने हिसाब से इनको देख सकते हैं। हाँ, इनमें लाइव क्लासेस होंगी, लेकिन कुछ जो बीच में रुक कर होंगी। अभी स्टूडेंट्स अपने पेस के हिसाब से तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस पेपर्स उनको इसके साथ, ये मतलब बैच में उनको प्रैक्टिस पेपर्स, ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर्स, स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस, सारी चीज़ मिलेंगी। लाइव भी इसका जो है वो स्टार्ट होगा, लेकिन लाइव मतलब इन्हीं वीडियो बैचेस में ही लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी तैयार बैचेस हैं। तो ये आप अपने हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, नोट्स आपके घर पर आएंगे, आपको केवल पढ़ना है, तैयार करना है। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, उसने तो बिल्कुल नॉन लिटरेचर बैकग्राउंड का था, वो भी जब पेपर देकर आया तो वो जो है उसने क्या बताया कि फर्स्ट पेपर उसका बहुत अच्छा तैयार था, तो सेकंड पेपर के लिए उसने कहा कि भाई मेरे जो है, मैं मतलब उसने ये बताया कि मैं 85 क्वेश्चन तक जो है उसमें उसने मेरे ख्याल से अटैम्प्ट इतने करे हैं, और उसके काफ़ी क्वेश्चन ठीक भी हैं। तो बाकी तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन नॉन लिटरेचर बैकग्राउंड वाले भी इतने सिंपल फॉर्म में ये चीज़ करवाई गई हैं कि वो भी ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है, नहीं डाउनलोड कर रखा तो डाउनलोड कर लीजिए। और इंग्लिश सूत्रा का ऐप जो है, चाहे आप विंडोज़ पे डाउनलोड करिए, चाहे आप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए,
उसके बाद आपको उस पर स्टोर में जाना है और ये बैचेस देखना है, कंटेंट में देखिए क्या चीज़ है आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और रहेगा ही हेल्पफुल। प्लस इसमें मैं आपको बता तो रही हूँ, पढ़िए और साथ के साथ प्रैक्टिस भी। ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स हैं कि आपको ये भी नहीं है कि ये टेस्ट पेपर्स आपको पीडीएफ फॉर्म में, ये ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में भी है और ऑनलाइन भी है ये पेपर्स, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तैयार बैच है। क्या? और मैं बाकी और टीचर्स वगैरह से भी ये कहूँगी, आप लोग भी देखिए, आजकल टेलीग्राम का यूज़ शुरू तो हुआ था टेलीग्राम को कि लोगों के हेल्प के लिए, लेकिन लोग जो हैं टेलीग्राम पे, मेरा हो किसी का भी बैच हो, वो चोरी करके बेच रहे हैं। हमने अपने उस पर करवाया, अब चोरी करके, अब वो देखिए, वो फिर कॉपीराइट स्ट्राइक मारनी पड़ती है, उनके चैनल गायब हो जाते हैं कुछ समय के लिए। लोग जो हैं पढ़ते हैं, थोड़ी दिन बाद फिर वही वाला काम होता है, फिर पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ने वाले नहीं जाते। और एक बात है, लोगों को लगता है कि अरे भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर टीचर्स जो है वो बेच रहे हैं, हम मुफ्त में किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो भाई एक बात है, आप हमारी मेहनत को हमारे से पूछे बिना किसी को भी मुफ्त में दोगे तो हम भी आपको दुआ तो देंगे नहीं, बहुत बुरी बद्दुआ देंगे और लगेगी भी। जो ये काम कर रहे हैं ना, मैं तो दिल से बद्दुआ देती हूँ, तुम्हारा बहुत बुरा हो जो मेरे बैच को जो है ना चोरी करके तुम जो है उस पर डाल रहे हो, तो मैं तो दिल से, और मैं ऊपर अब जब दिल से मैं किसी को बद्दुआ देती हूँ ना, उसे लगती भी है। तो ये जो टेलीग्राम वाले मेरे बैच को लोगों को मुफ्त में प्रोवाइड करवाने की कर रहे हैं, क्या तो वो लोग हैं, ठीक है, ये उनके साथ वो नाइंसाफ़ी है। अब इस पे मुझे हो सकता है जो यहाँ पर आकर ये बोल के जाएंगे ना आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो भाई मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, सरकार को बाकायदा पैसा देते हैं, सरकार वो टैक्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। हमारे उससे जो है हम लोग जीएसटी भी देते हैं, हमारी जीएसटी कम नहीं हुई है। और स्टूडेंट्स पे करते हैं हमारी, हम लोग जो आप लोगों के से पैसा आता है तो सिर्फ हम, हमारा ही नहीं, ये सोचिए कोरियर वालों का घर भी चलता है, इसके अलावा इंग्लिश सूत्रा की जो टीम है उनका भी घर चलता है, इसके अलावा जो फोटोकॉपी वाले हैं उनका भी घर चलता है, सबका घर चलता है। और जो लोग मुफ्त में उठाकर दे देते हैं ना, तो भाई तुमको उनकी भी बद्दुआ लगेगी ही लगेगी। अब भगवान जाने किस रूप में लगेगी। हेल्प करनी है तो अपने दम पे करो, दूसरों को माल चुरा कर मदद नहीं करी जाती। तो चोरों से सावधान रहें, और अगर ऐसे चोरों से आप पढ़ रहे हैं तो आप सोचिएगा किसी टीचर की बद्दुआ लेकर आपको क्या मिलेगा।